हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की हम 5वीं रिपोर्ट आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ये हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत ही शानदार टॉपिक है। और इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जिस किसी एग्जाम में भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उसमें उस एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही शानदार है। मुख्य रूप से यूजीसी नेट और कॉलेज लेक्चरर, जैसे यूजीसी नेट में इकोनॉमिक्स और आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर या कोई भी कॉलेज लेक्चरर एग्जाम हो उसमें ये टॉपिक बहुत ही शानदार है और यहाँ से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। और आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में यहाँ से 100% श्योर क्वेश्चन बनते हैं। पिछले एग्जाम में भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस बार भी संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाए। तो देखिए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की हम कौन सी रिपोर्ट पढ़ने वाले हैं, 5वीं रिपोर्ट। यानी इससे पहले कितनी रिपोर्ट आ चुकी है, 4 रिपोर्ट आ चुकी है। तो देखिए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, देखिए NFHS, इसकी पहली रिपोर्ट कब आई, 1992 में। पहली रिपोर्ट कब आई, 1992। और दूसरी रिपोर्ट कब आई, NFHS 2 की रिपोर्ट कब आई, 1998-99 यानी 1998-99 में आई। और इसमें कितने राज्य, 26 राज्य शामिल किए गए। और तीसरी जो रिपोर्ट आई वो कब आई, 2005-06 में आई। NFHS की तीसरी रिपोर्ट कब आई, 2005-06 में आई। और चौथी रिपोर्ट कब आई, चौथी रिपोर्ट आई 2014-15 में आई। तो देखिए, अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वो 2014-15 की रिपोर्ट का तुलनात्मक अध्ययन भी साथ में करते जाएंगे। और देखिए, 2014-15 की जो रिपोर्ट थी उसमें कितने 29 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल थे। देखिए, इसमें कितने 29 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल थे। और आज की रिपोर्ट पढ़ने वाले हैं हम। अब देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के लिए प्रधान संस्था कौन है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इसके द्वारा किया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इसके लिए प्रधान संस्था है। और नोडल एजेंसी कौन सी है, मुंबई स्थित अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस IIPS, जो कि कहाँ पर स्थित है, मुंबई में। ये इसका केंद्र कहाँ पर है, मुंबई में इसका केंद्र है। तो ये इसकी क्या है, नोडल एजेंसी। और प्रधान संस्था कौन सी है, कौन सा मंत्रालय है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अब देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में प्रमुख फोकस बिंदु कौन कौन से, प्रजनन क्षमता, प्रजनन स्वास्थ्य, शिशु और बाल मृत्यु दर, परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण और एनीमिया, ये इसमें क्या है, मुख्य फोकस बिंदु है। अब देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हम 5वीं रिपोर्ट पढ़ने वाले हैं। और जो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि पूर्ववर्ती 4 सर्वेक्षण 1992-93, 98-99, 2005-06 और 2015-16 में ये चारों सर्वेक्षण किए गए। अब देखिए, वर्तमान में 5वीं बार NFHS आयोजित किया जा रहा है। देखिए, विदित है कि NFHS 5 के पहले चरण में 22 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया। देखिए, NFHS ये कितने, NFHS 5 ये कितने चरणों में आयोजित किया गया, 2 चरणों में। तो पहला चरण किस दिसंबर 2022 में पहले चरण के आंकड़े जारी किए गए। और इसमें देखिए, पहले चरण के आंकड़े कब जारी किए गए, दिसंबर 2020 में। और पहले चरण में 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे। और जो द्वितीय चरण में 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। अब देखिए, सर्वेक्षण में भारत की राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रजनन क्षमता, शिशु एवं बाल मृत्यु दर, परिवार नियोजन की प्रथा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण और एनीमिया, स्वास्थ्य व परिवार नियोजन सेवाओं का उपयोग तथा गुणवत्ता आदि से संबंधित जानकारी प्रदान की गई है। और
और अब देखिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के दायरे को सर्वेक्षण के पहले दौर यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के संबंध में नए आयाम जोड़कर विस्तारित किया गया। देखिए जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है यानी परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 है, उसमें कुछ नए आयाम जोड़े गए जो कि चौथे सर्वेक्षण में नहीं थे। तो देखिए नए आयाम कौन कौन से थे? मृत्यु पंजीकरण, पूर्व विद्यालय शिक्षा, बाल टीकाकरण के विस्तारित डोमेन, बच्चों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों के घटक, मासिक धर्म, स्वच्छता, शराब और तंबाकू के उपयोग की आवृत्ति, गैर संचारी रोगों के अतिरिक्त घटक, 15 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के सभी लोगों में उच्च रक्तचाप, मधुमेह को मापने हेतु विस्तारित आयु सीमा। ये सभी क्या है? नए डोमेन है जो कि क्या है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में नहीं थे, वो केवल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 यानी 5वें सर्वेक्षण में फर्स्ट बार जोड़े गए। तो जैसे कि मैंने बताया कि 5वां जो सर्वेक्षण है वो क्या है, उसको 2 चरणों में उसकी रिपोर्ट 2 चरणों में जारी की गई है। जो पहली रिपोर्ट है वो 2020 में आ गई है और दूसरी रिपोर्ट अभी आई है। तो देखिए यह सतत विकास लक्ष्यों, यह 30 सतत विकास लक्ष्यों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिन्हें देश को वर्ष 2030 तक हासिल करना है को तय करने के लिए एक निर्देशक का काम करता है। ये देखिए SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनको ये जो टारगेट है इनको कब तक हासिल करना है? 2030 तक। तो इनको देखिए, तो इनको हासिल करना है 2030 तक, तो इनको तय करने के लिए एक निर्देशक का काम करता है कि ये जो लक्ष्य है इनको क्या करता है, इनको निर्देशित करता है और इनके बारे में आंकड़े एकत्रित करता है। देखिए NFHS 5 राष्ट्रीय रिपोर्ट NFHS 4 यानी 2015-16 से 2019-21 जो 5वीं रिपोर्ट है तक की प्रगति को सूचीबद्ध करती है। यानी जो 5वीं रिपोर्ट है वो 2015-16 से 2019-21 तक की अवधि के आगे की मतलब इस अवधि के बीच में जो भी प्रगति हुई उसको दर्शाती है। अब देखिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 यानी 5 के आंकड़े हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट। तो देखिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मध्य राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 से घटकर 2.0 आ गई है। देखिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 यानी चौथा जो परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण था उसमें जो टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी थी? 2.2। वहां से 5वें सर्वेक्षण तक कितनी आ गई? 2.0 तक। तो देखिए यानी यहाँ पर कितनी 2015-16 में क्या थी? 2.2 और 2019-21 में कितनी आ गई? 2.0 हो गई। तो देखिए भारत में केवल कितने राज्य? 5 राज्य ऐसे हैं जो 2.1 प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर से ऊपर है। देखिए प्रजनन क्षमता की प्रतिस्थापन स्तर, यहाँ पर हम देखते हैं प्रजनन क्षमता का प्रतिस्थापन स्तर। देखिए प्रजनन क्षमता का प्रतिस्थापन स्तर क्या होता है कि जैसे ये एक आबादी है, ये आबादी यहाँ पर कितने माना कि 1000 व्यक्ति रह रहे, यहाँ पर कितने लोग निवास करते हैं? 1000 लोग निवास करते हैं, जिसमें से हम मान लेते 500 महिलाएं और 500 पुरुष है जो कि आपस में पति पत्नी है। तो अब देखिए इसमें 500 महिलाएं हैं तो इसमें प्रत्येक महिला कितने बच्चों को जन्म देगी कि जैसे अगली पीढ़ी में भी जनसंख्या कितनी बनी रहे? 1000। यानी ये जनसंख्या अगली पीढ़ी में पूरी तरह से प्रतिस्थापित हो जाए। और तो देखिए यहाँ पर जो 500 महिलाएं हैं उनमें से प्रत्येक महिला कितने बच्चों को जन्म देगी? जनसंख्या स्थिर रहेगी। तो ये जो इसको क्या बोलते हैं? प्रजनन क्षमता का प्रतिस्थापन स्तर। तो ये दर कितनी होनी चाहिए? 2.1। यानी प्रत्येक महिला 2.1 बच्चों को जन्म दे तो अगली पीढ़ी में भी जनसंख्या स्थिर बनी रहेगी। तो देखिए प्रतिस्थापन स्तर की क्षमता कुल प्रजनन दर है जो कि प्रति महिला पैदा हुए बच्चों की औसत संख्या
जिस पर एक आबादी बिना प्रवास के पूरी तरह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रतिस्थापित हो जाएगी। तो देखिए, जो प्रतिस्थापन दर है वो कितनी है, 2.1%, यानी प्रत्येक महिला कितने बच्चों को जन्म दे, 2.1 बच्चों को। तो देखिए, जो केवल 5 राज्य ऐसे हैं, कितने राज्य, 5 राज्य ऐसे हैं जिसमें जो कुल प्रजनन दर है वो 2.1 से क्या है, अधिक। 2.1 से अधिक वाले 5 राज्य कौन से हैं, बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर। इसमें भी सबसे अधिक 2.1 से अधिक तो ये 5 राज्यों में, लेकिन सबसे अधिक कौन कौन से राज्यों में, सबसे अधिक है बिहार और मेघालय। बिहार और मेघालय में सबसे अधिक टोटल फर्टिलिटी रेट है, यानी कुल प्रजनन दर सबसे अधिक है। और सबसे कम कौन से राज्यों में है, तो देखिए सबसे कम है सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। इन दोनों राज्यों में, सिक्किम ये तो राज्य है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। इन दोनों में क्या है, सबसे कम प्रजनन दर है। ये ध्यान रखना, सबसे अधिक वाला भी याद रखना और सबसे कम वाला भी याद रखना। अब देखिए, हम देखते हैं क्षेत्रफल। देखिए, ऑल इंडिया का डेटा देखा हमने, तो वो क्या था, 2.2 से घटकर 2.0, यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, यानी 5वें परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का आंकड़ा क्या है, 2.0। और अब देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, 1992-93 में प्रति महिला 3.7 बच्चों से घटकर 1921 में 2.1 बच्चे हो गए। देखिए, जो पहला सर्वेक्षण आया उस टाइम पर कितने थे, 3.7, लेकिन वर्तमान में 5वें सर्वेक्षण में कितना है, ग्रामीण क्षेत्र में 2.1 और शहरी क्षेत्र में 2.7 से घटकर 1.6 हो गया। तो देखिए, अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, इसमें पूरे भारत में कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी थी, 2.0। ये क्या है, ओवरऑल भारत के लिए। अब देखिए, ग्रामीण कितनी है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के लिए ग्रामीण है 2.1 और शहरी है 1.6। ये हमें मुख्य याद रखना कि पूरे भारत के लिए पूछ ले, कुल प्रजनन दर क्या है, 2.0, तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या है, 2.1 और शहरी क्षेत्र के लिए क्या है, 1.6 है। ये इंपॉर्टेंट आंकड़े। अब देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4, तो चौथे सर्वेक्षण में क्या था, चौथे सर्वेक्षण में था 2.2। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये जो 5वां आंकड़ा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। इसको हम इस चित्र की सहायता से भी समझ सकते हैं कि देखिए, ये कौन सा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का आंकड़ा है कि ओवरऑल टोटल कितनी है, टोटल फर्टिलिटी रेट 2, और जो रूरल है यानी ग्रामीण क्षेत्र के लिए कितनी है, 2.1 और शहरी क्षेत्र के लिए 1.6। और जो आंकड़ा है ये क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का, जहां पर कितनी थी, 2.2। तो ग्रामीण क्षेत्र में 2.4 थी और शहरी क्षेत्र में 1.8 थी। ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का भी देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्र में 1.8 से कम होके 1.6 और ग्रामीण क्षेत्र में 2.4 से कम होके 2.1 और ओवरऑल 2.2 से कम होके 2 हो गई। अब देखिए, कम उम्र में शादियां। तो देखिए, कम उम्र में विवाह के राष्ट्रीय औसत में क्या है, गिरावट देखी गई। जो कम उम्र में विवाह हुए उनका जो औसत है उसमें भी क्या देखी गई, कमी देखी गई। इसका मतलब क्या है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, इन दोनों के बीच के जो आंकड़े, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बाल विवाह ज्यादा होते थे और यहाँ पर बाल विवाह क्या होते हैं, कम होते हैं। ये ध्यान रखना है। जैसे देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में कितनी, 23.3% महिलाओं का कितना क्या बाल विवाह होता है। जबकि देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में कितनी, लगभग 27% महिलाओं का बाल विवाह होता है। तो 27% से कम होके कितना हो गया, 23%, यानी क्या कमी आई इसमें। और पुरुषों में क्या है, पुरुषों में 20.3% से घटकर क्या हुआ, 17.7%। तो पुरुषों में भी कमी है। तो हमें यह याद रखना है कि महिलाओं में बाल विवाह कितना है, 23.3%, यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, ये NFHS 5 का आंकड़ा बता रहा हूँ कि 23.3% महिलाओं का क्या होता है, बाल विवाह, और 17.7% पुरुषों का बाल विवाह होता है। ये ध्यान रखना।
अब देखिए बाल विवाह की जो उच्चतम दर है वो कौन से राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में बाल विवाह की उच्चतम दर है। जबकि देखिए कम उम्र में विवाह की न्यूनतम दर जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, यानी जो लग जो मानव विकास में अच्छे राज्य है वहां पर क्या है, बाल विकास की दर क्या है, न्यूनतम है। अब देखिए उच्चतम वृद्धि यानी उच्चतम वृद्धि वाले राज्य पंजाब, पश्चिम बंगाल, मणिपुर और त्रिपुरा, असम, ये उच्चतम वृद्धि वाले राज्य, ये भी याद रखना। और सबसे इम्पोर्टेंट आंकड़ा तो ये है कि 23.3% क्या है, महिलाएं, और पुरुषों में कितना है, 17.7%। ये दर है। अब देखिए संस्थागत जन्म को बारे में देख लेते हैं। तो देखिए समग्र भारत में इसकी दर कितनी है, 79% से बढ़कर 89% हो गई, यानी 10% की वृद्धि हुई है संस्थागत जन्म में। और क्षेत्रवार में देख लेते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में संस्थागत जन्म कितने हैं, 87%, और शहरी क्षेत्र में 94%। तो देखिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4, यहाँ पर संस्थागत जन्म कितने थे, 79%, और जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, यहाँ पर कितने हो गए, 89%, यानी 10% की वृद्धि हो गई। और ग्रामीण क्षेत्र में जो पांचवा सर्वेक्षण, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में कितने हैं, 87% संस्थागत जन्म है, और शहरी क्षेत्र में 94% संस्थागत जन्म, यानी ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी 13% की कमी है, लेकिन धीरे धीरे इसमें भी सुधार हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए 2014-15 से 2019 की लगभग 5 साल में कितनी प्रतिशत, 10% की वृद्धि हो गई है। अब हम देखते हैं टीकाकरण का स्तर। तो देखिए हम टीकाकरण का स्तर कब देख रहे हैं, जब बच्चे की आयु 12 माह से 23 माह के बीच हो। बच्चे की आयु कब हो, 13 महीने से, यानी 1 साल से 1 साल और 11 महीने का हो बच्चा, तो इसके बीच की अवधि में बच्चों के टीकाकरण के आंकड़े। तो देखिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में चौथे सर्वेक्षण में कितने, 62% टीकाकरण था, जो कि 62% से बढ़कर कितना हो गया, 77%, यानी यहाँ पर भी काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है। अब देखिए स्टंटिंग, चाइल्ड स्टंटिंग देख लेते हैं। तो स्टंटिंग का मतलब क्या होता है, स्टंटिंग का मतलब होता है लो हाइट फॉर दियर एज, यानी जो आयु है, यानी एज यानी उम्र है, उम्र की तुलना में लंबाई कम, यानी जितनी उम्र है उसकी तुलना में लंबाई क्या है, कम। यानी जैसे माना कि कोई बच्चा 10 वर्ष का है, 10 वर्ष में कितनी लंबाई होनी चाहिए उसका एक आंकड़ा होता है, लेकिन उससे कम लंबाई हो तो उसको क्या बोलते हैं, स्टंटिंग बोलते हैं। तो देखिए पिछले 4 वर्षों में देश में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में, यहाँ पर देखिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का आंकड़ा लिया गया। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग का स्तर 38% से घटकर 36% आ गया। देखिए स्टंटिंग का आंकड़ा क्या है, 38% से कम होके कितना हो गया, 36% हो गया। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का आंकड़ा है और ये 5 का आंकड़ा है। अब देखिए शहरी क्षेत्र में 30% और ग्रामीण क्षेत्र में 37%। ये 36% क्या है ओवरऑल, और ग्रामीण क्षेत्र में 37% जो कि ज्यादा है, और शहरी क्षेत्र में 30%। अब देखिए मोटापा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 की तुलना में 5 में अधिकतर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अधिक वजन या मोटापे की व्यापकता बढ़ी है। देखिए बाकी सभी जितने भी हमने पढ़े अभी तक, वो सभी के उसमें क्या, सभी में सकारात्मक परिवर्तन होंगे, लेकिन ये पहला है जिसमें क्या है, नकारात्मक परिवर्तन हुआ। तो मोटापा में क्या हुई, मोटापा में वृद्धि हुई, मोटापा में क्या हुई, वृद्धि हुई। तो देखिए राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं में 21% से बढ़कर 24%, यानी देखिए मोटापा 21% से बढ़कर 24% हो गया महिलाओं में, और पुरुषों में 19% से बढ़कर 23%। देखिए महिला में कितना है, 21% से बढ़कर कितना हो गया, 24%। तो ये नेशनल फैमिली है, ये 5वें सर्वेक्षण में कितना है, 24%।
और पुरुषों में कितना हो गया, पुरुषों में हो गया 19% से बढ़कर 23%। तो ये ध्यान रखना कि वर्तमान में 5वें सर्वेक्षण का आंकड़ा क्या है, महिलाओं में 24% और पुरुषों में 23%। अब देखिए किशोर गर्भधारण की अवस्था। तो देखिए किशोर गर्भधारण की दर 7.9% से घटकर 6.8% हो गई। ये चौथे सर्वेक्षण का आंकड़ा है और ये 5वें सर्वेक्षण का आंकड़ा। तो 7.9% से घटकर 6.8% हो गई। अब हम देखते हैं गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग। तो देखिए जो इसमें देखिए गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग हम देखते हैं रोजगार कारक के आधार पर। तो देखिए रोजगार कारक के आधार पर देखिए जो महिलाएं रोजगार में नहीं लगी हुई यानी जो घर का कार्य करती है गृहिणी महिलाएं, वो गर्भ निरोधक विधियों का प्रयोग कितना करती है, 53.4% यानी 53% महिलाएं जो कि गृहिणी है वो गर्भ निरोधक विधियों का प्रयोग करती है। जबकि जो रोजगार में लगी हुई है उन महिलाओं में 66% महिलाएं 66.3% महिलाएं इसका प्रयोग करती है। यानी आधुनिक गर्भ निरोधक विधियों का प्रयोग करने वाली रोजगार वाली महिलाएं 66% और गृहिणी महिलाएं 53%। अब आय कारक के आधार पर देखते हैं। वैसे आय कारक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देखिए कि परिवार नियोजन विधियों की अपूर्ण आवश्यकता, जो अधिक वेल्थ, जो कम वेल्थ क्विंटाइल परिवार है उसमें क्या है सर्वाधिक और कम ज्यादा वेल्थ क्विंटाइल में कम है, ये ध्यान रखना। अब देखिए महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा, महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा। तो देखिए वर्ष 2015-16 में घरेलू हिंसा की 31.2% घटनाएं हुई, जो मामूली गिरावट के साथ 19-21 में 29.3%। देखिए जो 2015-16 में कितनी प्रतिशत, 31.2% महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा हुई। वो जो 5वां सर्वेक्षण है उसमें ये आंकड़ा कितना है, 29.3%, यानी लगभग 2% की गिरावट हुई, यानी थोड़ी कमी आई, ज्यादा कमी नहीं आई है। और देखिए जो घरेलू हिंसा है उसकी उच्चतम दर कहाँ पर है, कर्नाटक में। सबसे ज्यादा दर कहाँ पर, कर्नाटक। इसके बाद बिहार, तेलंगाना, मणिपुर और तमिलनाडु में ज्यादा हिंसा होती है और सबसे कम लक्षद्वीप में। अब आगे चलते हैं। अब देखिए ये वाले सभी आंकड़े लगभग हमने देख लिए हैं कि टोटल फर्टिलिटी रेट हमने देख ली है, टोटल फर्टिलिटी रेट हमने देख ली है। और जैसे 2.2 से घट के कितनी होगी, 2.0 तक। और सबसे ज्यादा वाले राज्य, सबसे कम वाले राज्य हमने देख लिए हैं। और ग्रामीण और शहरी, ये ग्रामीण है और ये शहरी, ये हमने देख लिए हैं। और कम उम्र में शादियां वो कितनी है, 23.3% फीमेल में, और मेल में कितनी है, 17.7%, ये भी हमने देख लिया। और सबसे ज्यादा कहाँ पर है, ये भी हमने देख लिया है। और उच्चतम यहाँ पर उच्चतम बिहार, पश्चिम बंगाल, न्यूनतम जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, गोवा। किशोर गर्भावस्था 7.9% से घटकर 6.8%। और कार्यरत 66.3%, 66.3% महिलाएं आधुनिक गर्भ निरोधक पद्धति का उपयोग करती है। और ये क्या है, कार्यरत यानी काम करने वाली। वो गृहिणी महिला में कितनी थी, 53%, ये हमने देख लिया था। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा, ये भी हमने देख लिया है। घरेलू हिंसा भी देख लिया है कि घटनाएं जो पिछले सर्वे में 31.2% थी, वर्तमान में 29.3% है। सर्वाधिक कर्नाटक में होती है और सबसे कम लक्षद्वीप में 2.1% होती है। संस्थागत जन्म कुल 79% से बढ़कर 89%, ग्रामीण क्षेत्र में 87%, शहरी क्षेत्र में 94%। और टीकाकरण का स्तर 12 से 23 महीने के बच्चों में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में कितना था, 62%, और 5 में 77%। स्टंटिंग के आंकड़े देख लेते हैं। स्टंटिंग का हमने देख लिया था कि 38% से घटकर, स्टंटिंग के आंकड़े क्या है, 38% से घटकर 36%। अब आगे देखते हैं।
स्टंटिंग शहरी क्षेत्र में 30% और ग्रामीण क्षेत्र में 37%। मोटापा फीमेल में 24%, मेल में 23%। महिला सशक्तिकरण, ये नया आंकड़ा है, ये देख लेते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में देखिए घरेलू निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी कितनी है। ये देखते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर 77%, 77% और अर्बन यानी शहरी क्षेत्र में 81%। यानी देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में 77% महिलाओं की भागीदारी होती है घरेलू निर्णयों में, और शहरी क्षेत्र में 81 यानी 81% महिलाओं की भागीदारी होती है घरेलू निर्णयों में। और सबसे ज्यादा कहाँ है, नागालैंड और मिजोरम 99%। और महिलाओं के पास बैंक बचत खाता की व्यापकता गत 4 वर्षों में 53% से बढ़कर 79%। यानी जो चौथा सर्वेक्षण हुआ था वहां पर कितने प्रतिशत महिलाओं के पास बैंक खाते थे, 53%, और 5वें सर्वेक्षण में 79% महिलाओं के पास बैंक खाता है। ये काफी बड़ी वृद्धि देखने को मिली यहाँ पर। अब स्वच्छ पाक क्रिया एवं स्वच्छता, तो देखिए स्वच्छता के संबंध में देखते हैं कि खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन, तो देखिए 44% से बढ़कर 59%, यानी 44% से बढ़कर 59% हो गया स्वच्छ ईंधन के प्रयोग में। और स्वच्छता में स्वच्छ सुविधा में 50% से बढ़कर 70%, और साबुन से हाथ धोने की सुविधा 60% से बढ़कर 78%। अब देखिए, अब हम देखते हैं ग्रामीण स्वास्थ्य प्रमुख मापदंड। तो देखिए हम सबसे पहले देखते हैं सब सेंटर्स यानी उप केंद्र, सब सेंटर यानी उप केंद्र। तो उप केंद्र कितने हैं, 1,57,819, 1,57,819, और इसमें वृद्धि कितनी हुई, 3.6% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और अब देखिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इनकी संख्या कितनी है, 30,579, 30,579, और इसमें कितनी वृद्धि हुई, 22.2% की वृद्धि हुई है। और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इनकी संख्या है 5,951, इनमें 11% की वृद्धि हुई है। अब देखिए जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इनकी संख्या कितनी थी, 30,579। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 30,579 कितने क्या थे, डॉक्टर। और देखिए ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इनकी संख्या थी 30,579, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर कितने हैं, डॉक्टर है 38,525। ये ध्यान रखना कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर यहाँ पर देखिए इनकी संख्या कितनी है, 30,579, ये तो है इनकी संख्या, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर कितने हैं, यहाँ पर डॉक्टर है 38,525। तो देखिए जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इनकी संख्या में कितनी वृद्धि हुई है, इनकी संख्या में वृद्धि हुई है 22% की, लेकिन डॉक्टर की संख्या में वृद्धि कितनी हुई है, लगभग 41% की वृद्धि हुई है। ये ध्यान रखना है। अब देखिए जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इनकी संख्या कितनी थी, 5,951, यानी 11% की वृद्धि हुई। लेकिन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जो डॉक्टर है, यहाँ पर डॉक्टर कितने हैं, डॉक्टर है 5,760, इनमें 40.8%, यानी इनमें भी 41% की लगभग वृद्धि देखने को मिली है। तो ये था हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 NFHS 5। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।